नमस्कार सभी को, मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं पुनः उपस्थित हूँ मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास प्रेमाश्रम का अगला भाग लेकर। और इसके पहले 12 भाग हो चुके हैं। आज आपका 13वां भाग है। ये जो 12 भाग हैं आपको मेरे इसी चैनल पर प्लेलिस्ट के अंतर्गत प्राप्त हो जाएंगे। सुनिएगा अवश्य। ये मुंशी प्रेमचंद का लिखा अत्यंत प्रसिद्ध उपन्यास है। ऐसे थक गए थे कि खड़ा होना मुश्किल था। अंग अंग में पीड़ा हो रही थी। 8 बजते बजते उन्हें ज्वर हो आया। लाला प्रभाशंकर ने यह वृतांत सुना तो असंतुष्ट होकर बोले, बेटा, परमार्थ करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस तरह प्राण देकर नहीं। चाहे तुम्हें अपने प्राण का मूल्य इन जानवरों से कम जान पड़ता हो, लेकिन हम ऐसे लाखों पशुओं का तुम्हारे ऊपर बलिदान कर सकते हैं। श्रद्धा सुनेगी तो न जाने उसका क्या हाल होगा। ये कहते कहते उनकी आंखें भर आईं। 3 दिन तक प्रेम शंकर ने सिर न उठाया और न लाला प्रभाशंकर उनके पास से उठे। उनके सिरहाने बैठे हुए कभी विनय पत्रिका के पदों का पाठ करते, कभी हनुमान चालीसा का पाठ करते। हाजीपुर में 2 ब्राह्मण भी थे। वह दोनों झोपड़े में बैठे दुर्गा पाठ किया करते थे। अन्य लोग तरह तरह की जड़ी बूटियां लाते। आसपास के देहातों में भी जो उनकी बीमारी की खबर पाता दौड़ा हुआ देखने आता। चौथे दिन ज्वर उतर गया, आकाश भी निर्मल हो गया, बाढ़ उतर गई। प्रभात का समय था। लाला प्रभाशंकर ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर चले गए थे। प्रेम शंकर अपनी चारपाई पर तकिए के सहारे बैठे हुए हाजीपुर की तरह चिंतामय नेत्रों से देख रहे थे। हाजीपुर की तरफ चिंतामय नेत्रों से देख रहे थे। 4 दिन पहले जहाँ एक हरा भरा लहलहाता हुआ गांव था, वहाँ मीलों तक खेतों में सुखद हरियाली छाई हुई थी। जहाँ प्रातःकाल गाय भैंसों के रेवड़ चरते दिखाई देते थे, वहाँ झोपड़ों से चक्कियों की मधुर ध्वनि उठती थी और बाल वृद्ध मैदानों में खेलते कूदते दिखाई देते थे, वहाँ एक निर्जन मरुभूमि थी। गांव के अधिकांश प्राणी दूसरे गांव में भाग गए थे और कुछ लोग प्रेम शंकर के झोपड़े के सामने सिरकियां डाले पड़े थे। न किसी के पास अन्न था, न वस्त्र। बड़ा शोकमय दृश्य था। प्रेम शंकर सोचने लगे, कितनी विषम समस्या है। इन दिनों का कोई सहायक नहीं। आए दिन इन पर यही विपत्ति पड़ा करती है और ये बेचारे इसका निवारण भी नहीं कर सकते। 1-2 साल में जो कुछ तन पेट काट कर संचय करते हैं, वह जलदेव को भेंट देते हैं। कितना धन, कितने जीव इस भंवर में समा जाते हैं, कितने घर मिट जाते हैं, कितनी गृहस्थियों का सर्वनाश हो जाता है, और ये केवल इसलिए कि इनको गांव के किनारे एक सुदृढ़ बांध बनाने का साहस नहीं है। न इतना धन है, न सहमति और सुसंगठन है, जो धन का अभाव होने पर भी बड़े बड़े कार्य सिद्ध कर देता है। ऐसे बांध यदि बन जाएं तो उससे इसी गांव की नहीं, आसपास के कई गांवों की रक्षा हो सकती है। मेरे इस पास इस समय 4-5 हजार रुपये हैं। क्यों न इस बांध में हाथ लगा दूं। गांव के लोग धन न दे सके, मेहनत तो कर सकते हैं, केवल उन्हें संगठित करना होगा। दूसरे गांव के लोग भी निस्संदेह इस कार्य में सहायता करेंगे। ओह, कहीं ये बांध तैयार हो जाए तो इन गरीबों का कितना कल्याण हो। यद्यपि प्रेम शंकर बहुत अशक्त हो रहे थे, पर इस विचार ने उन्हें इतना उत्साहित किया कि तुरंत उठ खड़े हुए और लोगों के बहुत रोकने पर भी हाथ में डंडा लेकर नदी की ओर बांध स्थल पर निरीक्षण करने चल खड़े हुए। जेब में पेंसिल और कागज भी रख लिया। कई आदमी साथ हो लिए। नदी के किनारे बहुत देर तक रस्सी से नाप कर कागज पर बांध का नक्शा खींचते, उसकी लंबाई, चौड़ाई, गर्भ आदि का अनुमान करते रहे। उन्हें उत्साह के वेग में ये काम सहज जान पड़ता था। केवल काम छेड़ देने की जरूरत थी। उन्होंने वहीं खड़े खड़े निश्चय किया कि वर्षा समाप्त होते ही श्री गणेश कर दूंगा। ईश्वर ने चाहा तो जाड़े में बांध तैयार हो जाएगा। बांध के साथ साथ गांवों को भी पुनर्जीवित कर दूंगा।
बाढ़ का भय तो न रहेगा। दीवारें मजबूत बनाऊंगा, उस पर फूस की जगह खपरेला का छाछ रखूंगा। भवानी सिंह ने कहा, बाबूजी, ये काम हमारे मान का नहीं है। प्रेम शंकर, है क्यों नहीं, तुम ही लोगों से ये पूरा कराऊंगा। तुमने इसे असाध्य समझ लिया, इसी कारण इतनी मुसीबतें झेलते हो। भवानी, गांव आदि में कितने आदमी हैं। प्रेम, दूसरे गांव वाले तुम्हारी मदद करेंगे, काम शुरू तो होने दो। भवानी, यदि आप बांध सोच रहे हैं, 5-6 हजार से कम में ना बनेगा। प्रेम, रुपयों की कोई चिंता नहीं, कार्तिक आ रहा है, बस काम शुरू कर दो, 2-3 महीने में बांध तैयार हो जाएगा। रुपयों का प्रबंध जो कुछ मुझसे हो सकेगा कर दूंगा। भवानी, आपका ही भरोसा है। प्रेम, ईश्वर पर भरोसा रखो। भवानी, मजदूरों की मदद मिल जाए तो अगहन में ही बांध तैयार हो सकता है। प्रेम, इसका मैं वचन दे सकता हूँ। यहाँ 60-70 बीघे का अच्छा चक निकल आएगा। भवानी, तब हम इस आपका झोपड़ा भी यहीं बना देंगे। वह जगह ऊंची है, लेकिन कभी कभी वहाँ बाढ़ भी आ जाती है। प्रेम, तो आज ही भागे हुए लोगों को सूचना दे दो और पड़ोस के गांव में भी खबर भेज दो। गायत्री उन महिलाओं में थी जिनके चरित्र में रमणीयता और लालित्य के साथ पुरुषों का साहस, धैर्य भी मिला होता है। यदि वह कंघी और आईने पर जान देती तो कच्ची सड़कों के गर्द और धूल में से भी न भागती थी। यदि वह कंघी और आईने पर जान देती थी तो कच्ची सड़कों के गर्द और धूल से भी न भागती थी। पियानो पर मोहित थी तो देहातियों के बेसुरे आलाप का आनंद भी उठा सकती थी। सरस साहित्य पर मुग्ध होती थी तो खसरा और खतौनी से भी जी न चुराती थी। लखनऊ से आए हुए उसे 2 साल हो गए थे, लेकिन एक दिन भी अपने विशाल भवन में आराम से न बैठी। कभी इस गांव गली, कभी उस छावनी में ठहरती, कभी तहसील जाना पड़ता, कभी सदर जाना पड़ता, बार बार अधिकारियों से मिलने की ज़रूरत पड़ती। उसे अनुभव हो रहा था कि दूसरों पर शासन करने के लिए स्वयं झुकना पड़ता है। उसके इलाके में सर्वत्र लूट मची हुई थी। कारिंदे आसामियों को नोचे खाते थे। सोचती क्या इन मुख्तारों और कारिंदों को जवाब दे दूं, मगर काम कौन करेगा। और यही क्या मालूम कि इनकी जगह वो जो नए लोग आएंगे वे इनसे ज़्यादा नेक नियत होंगे। मुश्किल तो ये है कि प्रजा को इस अत्याचार से उतना कष्ट भी नहीं होता जितना मुझे होता है। कोई शिकायत नहीं करता, कोई फरियाद नहीं करता। उन्हें अन्याय सहने का ऐसा अभ्यास हो गया कि वह इसे भी जीवन की एक साधारण दशा समझते हैं। उससे मुक्त होने का कोई यत्न भी हो सकता है, इसका उन्हें ध्यान भी नहीं होता। इतना ही नहीं था, प्रजा गायत्री की सचेष्टाओं को संदेह की दृष्टि से देखती थी। उनको विश्वास ही न होता था कि उनकी भलाई के लिए कोई जमींदार अपने नौकरों को दंड दे सकता है। वर्तमान अन्याय उनका ज्ञात विषय था, इसका उन्हें भय न था। सुधार के मंतव्यों से भयभीत होते थे, यह उनके लिए अज्ञात विषय था। उन्हें शंका होती थी कि कदाचित ये लोगों को निचोड़ने की कोई विधि है। अनुभव भी इस शंका को पुष्ट करता था। गायत्री का हुक्म था कि किसानों को नाम मात्र सूद पर रुपए उधार दिए जाएं, लेकिन कारिंदे महाजनों से भी ज़्यादा सूद लेते थे। उनसे ताकीद करती कि बखारों से आसामियों को अष्टांश पर अनाज दिया जाए, लेकिन वहाँ अष्टांश न देकर लोग दूसरों से सवाई रेवड़े पर अनाज लाते थे। मैं अपने इलाके भर में सफाई का प्रबंध भी करना चाहती थी। गोबर बटोरने के लिए गांव के बाहर खत्ते बनवा दिए, मोरियों को साफ करने के लिए भंगी लगा दिए, लेकिन प्रजा इसे मुदा खतल बेजा समझती थी। डरती थी कि कहीं रानी साहिबा हमारे घूरों और खतों पर भी हाथ न बढ़ा रही हों, कि कहीं रानी साहिबा हमारे घूरों और खत्तों पर तो हाथ नहीं बढ़ा रही। जाड़ों के दिन थे। गायत्री राप्ती नदी के किनारे के गांव का दौरा कर रही थी। अब की बाढ़ में कई गांव डूब गए थे। कृषकों ने छूट की प्रार्थना की। सरकारी कर्मचारियों ने इधर उधर देखकर लिख दिया कि छूट की ज़रूरत नहीं। गायत्री अपनी आंखों से इन ग्रामों की दशा देखकर ही निर्णय करना चाहती थी कि कितनी छूट चाहिए। संध्या हो गई थी। वह दिन भर की थकी मादी बिंदापुर की छावनी में उदास पड़ी थी। सारा मकान खंडहर हो गया।
इस छावनी की मरम्मत के लिए उसने कारिंदों को सैकड़ों रुपए दिए थे, लेकिन उसकी दशा देखने से ज्ञात होता था कि बरसों से खबरैल भी नहीं बदला गया। दीवारें गिर गईं, कड़ियों के टूट जाने से जगह जगह छत बैठ गई। आंगन में कूड़े के ढेर लगे हुए थे। यहाँ के कारिंदों को वह बहुत ईमानदार समझती थी। उसके कुटिल व्यवहार पर चित्त बहुत खिन्न हो रहा था। सामने चौकी पर पूजा के लिए आसन बिछा था, लेकिन उसका उठने का जी न चाहता था। इतने में एक चपरासी ने आकर कहा, सरकार, कानून गो साहब आए हैं। गायत्री उठकर आसन पर जा बैठी और इस भय से कि कहीं कानून गो साहब चले न जाए, शीघ्रता से संध्या समाप्त की और पर्दा करा के कानून गो साहब को बुलाया। गायत्री, कहिए खां साहब, मिजाज तो अच्छा है, क्या आजकल पड़ताल हो रही है? कानून गो, जी हाँ, आजकल हुजूर के ही इलाके का दौरा कर रहा हूँ। गायत्री, आपके विचार में बाढ़ से खेती को कितना नुकसान हुआ? कानून गो, अगर सरकारी तौर पर पूछती हैं तो रुपए में 1 आना, निज के तौर पर पूछती हैं तो रुपए में 12 आना। गायत्री, आप लोग ये दोरंगी चाल क्यों चलते हैं? आप जानते नहीं कि इसमें प्रजा का कितना नुकसान होता है। कानून गो, हुजूर ये न पूछे, दोरंगी चाल न चले और असली बात लिख दें तो एक दिन में नालायक बनाकर निकाल दिए जाएं। हम लोगों से सच्चा हाल जानने के लिए तहकीकात नहीं कराई जाती, बल्कि उसको छिपाने के लिए। पेट की बदौलत सब कुछ करना पड़ता है। गायत्री, पेट को गरीबों की हाय से भरना तो अच्छा नहीं। अगर आप अपनी प्रजा से कुछ भलाई न कर सकें तो कम से कम उन हाथों उनका अहित तो ना करें। इस इलाके का क्या हाल है? कानून गो, आपको सुनकर रंज होगा। सारन में हुजूर की कई बांधें सीर आसामियों ने जोत ली। जगरांव के ठाकुरों ने हुजूर के नए बाग को जोत कर खेत बना लिया और मेड़े खोद डाली। जब तक फिर से पैमाइश न हो, कुछ पता नहीं चल सकता कि आपकी कितनी ज़मीन उन्होंने खाई है। गायत्री, क्या वहाँ का कारिंदा सो रहा है? मेरा तो इन झगड़ों से नाको दम है। कानून गो, हुजूर की जानिब से पैमाश की एक दरख्वास्त पेश हो जाए, बस बाकी काम मैं कर लूँगा। हाँ सदर कानून गो साहब की कुछ खातिर करनी पड़ेगी। मैं तो हुजूर का गुलाम हूँ। ऐसी सलाह हरगिज़ न दूंगा जिससे हुजूर का नुकसान हो। इतनी अर्ज और करूँगा कि हुजूर एक मैनेजर रख लें। गुस्ताखी माफ़, इतने बड़े इलाके का इंतजाम करना हुजूर का काम नहीं है। गायत्री, मैनेजर रखने की तो मुझे फ़िक्र है, लेकिन लाऊं कहाँ से? कहीं वह महाशय भी कारिंदों से मिल गए तो रही सही बात भी बिगड़ जाएगी। उनका ये अंतिम आदेश था कि मेरी प्रजा को कोई कष्ट न होने पाए। उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए मैं यूं ही अपनी जान खपा रही हूँ। अपनी दृष्टि में कोई ईमानदार चतुर आदमी हो जो मेरे सिर पर ये भार उतार ले तो बतलाइएगा। कानून गो, बहुत अच्छा, मैं ख्याल रखूँगा। मेरी एक दोस्त हैं, ग्रेजुएट, बड़े लायक और तजुर्बेकार, ख़ानदानी आदमी हैं। मैं उनसे जिक्र करूँगा। तो मुझे क्या हुक्म होता है? सदर कानून गो साहब से बातचीत करूँ? गायत्री, जी हाँ, कह तो रही हूँ कि वही लाला साहब है ना, लेकिन वह तो बेतरह मुँह फैलाते हैं। कानून गो, हुजूर खातिर जमा रखें, मैं उन्हें सीधा कर लूँगा। औरों के साथ चाहे वे कितना मुंह फैलाएं, यहाँ उनकी दाल नहीं गल पाएगी। बस हुजूर के 500 रुपये खर्च होंगे। इतने में ही दोनों गांव की पैमाइश करा दूंगा। गायत्री मुस्कुराकर, कम से कम आधा तो आपके हाथ जरूर लगेगा। कानून गो, मुआजल्लाह जनाब, ये क्या फरमाती हैं? मैं मरते दम तक हुजूर को मुगालता न दूंगा। हाँ, काम पूरा हो जाने पर हुजूर जो कुछ अपनी खुशी से अदा करेंगी वैसे आंखों पर रखूँगा। गायत्री, तो ये कहिए 500 के ऊपर कुछ भी आपको भेंट करना पड़े, मैं इतना महंगा सौदा नहीं करती। गायत्री, तो ये कहिए 500 के ऊपर कुछ और भी आपको भेंट करना पड़ेगा तो मैं इतना महंगा सौदा नहीं करती। यही बातें हो रही थी कि पंडित लेखराज जी का शुभागमन हुआ। रेशमी अचकन, रेशमी पगड़ी, रेशमी चादर, रेशमी धोती, पाँव में दिल्ली का सलेम शाही कामदार जूता, माथे पर चंद्रबिंदु, अधरों पर पान की लाली, आँखों पर सुनहरी ऐनक, केवड़ों में बसे हुए आकर कुर्सी पर बैठ गए। गायत्री, पंडित जी महाराज को पालागन करती हूँ। लेखराज, आशीर्वाद। आज तो सरकार को बहुत कष्ट हुआ। गायत्री, क्या करूँ,
मेरे पुरखों ने भी बिना खेत की खेती, बिना जमीन की जमींदारी, बिना धन की महाजनी प्रथा निकाली है। मैं तो आपकी तरह चयन कर तो मैं निकाली ना होती थी। सॉरी गायत्री, क्या करूं? मेरे पुरखों ने भी बिना खेत की खेती, बिना जमीन की जमींदारी, बिना धन की महाजनी प्रथा निकाली होती तो मैं आपकी ही तरह चयन करती। लेखराज हंसकर, कानून गो साहब, आप सुनते हैं सरकार की बातें, ऐसे चुनकर कह देती हैं कि उसका जवाब ही न बन पड़े। सरकार को परमात्मा ने रानी बनाया है, हम तो सरकार के द्वार के भिक्षुक हैं। सरकार ने धर्मशाला के शिलारोपण का शुभ मुहूर्त पूछा था, वह मैंने विचार कर लिया। इसी पक्ष की एकादशी को प्रातःकाल सरकार के हाथ से नींव पड़ जानी चाहिए। गायत्री, ये सुकीर्ति मेरे भाग्य में नहीं लिखी है। आपने किसी रईस को अपने हाथों सार्वजनिक इमारतों का आधार रखते देखा है, लेकिन अपने रहन के मकानों की नींव अधिकारियों से रख पाते हैं। मैं इस प्रथा को क्यों कर तोड़ सकती हूँ। जिलाधीश को शिलारोपण के लिए निमंत्रित करूँगी, उन्हीं के नाम पर नामकरण होगा। किसी ठेकेदार से भी आपने बातचीत की है? लेखराज, जी हाँ, मैंने एक ठेकेदार को ठीक कर लिया है। सज्जन पुरुष हैं, इसका शुभ कार्य को बिना लाभ के करना चाहते हैं, केवल लागत मात्र लेगा। गायत्री, आपने उसे नक्शा दिखा दिया ना? कितने पर काम का ठेका लेगा? लेखराज, वह कहता है दूसरा ठेकेदार जितना मांगे उससे मुझे 100 रुपये कम दिए जाए। गायत्री, तो अब आप दूसरा ठेकेदार भी लगाना पड़ेगा। वह कितना तक मीना करता है? लेखराज, उसके हिसाब से 60,000 पड़ेंगे। माल मसाला अब अव्वल दर्जे का लगाएगा, 6 महीने में काम पूरा कर लेगा। गायत्री ने इस मकान का नक्शा लखनऊ में बनवाया था, वहाँ इसका तखमीना 40,000 किया था। व्यंग भाव से बोली, तब तो वास्तव में आपका ठेकेदार बड़ा सज्जन पुरुष है, उसमें कुछ न कुछ आपके ठाकुर जी पर जरूर ही चढ़ाए जाएंगे। लेखराज, सरकार तो दिल लगी करती है, मुझे सरकार से यूं ही क्या कम मिलता है। ठेकेदारी से कमीशन जो ठहराता फिरूं, कुछ इच्छा होगी तो मांग लूँगा, नीयत क्यों बिगाड़ूं। गायत्री, मैं इसका जवाब 1 सप्ताह में दूंगी। कानून गो, और मुझे क्या हुक्म होता है? पंडित जी, आपने भी तो देखा होगा सारण के जगराव में हुजूर की कितनी जमीन दब गई है। पंडित जी, जी हाँ, क्यों नहीं, 100 बीघे से कम न दबी होगी। गायत्री, मैं जमीन देखकर आपको बस इतला दूंगी, अगर आपस में समझौते से काम चल जाए तो रार बढ़ाने की जरूरत नहीं। दोनों महानुभाव निराश होकर विदा हुए। दोनों मन ही मन गायत्री को कोस रहे थे। कानून गोन ने कहा, चालाक औरत है, बड़ी मुश्किल से हत्थे पर चढ़ती है। लेखराज बोले, एक एक पैसा दांत से पकड़ती है, ना जाने बटोर कर क्या करेगी, कोई आगे पीछे भी तो नहीं है। अंधेरा हो चला था। गायत्री सोच रही थी, इन लुटेरों से क्यों कर बचूं, इनका बस चले तो दिन दहाड़े लूट ले। इतने नौकर हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं जिसे इलाके की उन्नति का ध्यान हो। ऐसा सुयोग्य आदमी कहाँ मिलेगा। मैं अकेली ही कहाँ कहाँ दौड़ सकती हूँ। ठेके पर दे दूँ तो इससे अधिक लाभ हो सकता है। सब झंझटों से मुक्ति पा जाऊँगी, लेकिन आसामी मर मिटेंगे। ठेकेदार इन्हें पीस डालेगा। कृष्णार्पण कर दूँ तो वही हाल होगा। वही ज्ञान शंकर राजी हो जाए तो इलाके के भाग जाग उठे। कितने अनुभवशील पुरुष हैं, कितने मर्मज्ञ, कितने सूक्ष्मदर्शी। वह आ जाए तो इन लुटेरों से मेरा गला छूट जाए, सारा इलाका चमन हो जाए। लेकिन मुसीबत तो ये है कि उनकी बातें सुनकर मेरी भक्ति और धार्मिक विश्वास डावाडोल हो जाता है। अगर उनके साथ मुझे 2-4 महीने और लखनऊ रहने का अवसर मिलता तो मैं अब तक फैशनेबल लेडी बन गई होती। उनकी वाणी में विचित्र प्रभाव है, मैं तो उनके सामने बावली हो जाती हूँ। वह मेरा इतना अदब करते थे। उनके स्वभाव में थोड़ी सी उच्छृंखलता अवश्य है, लेकिन मैं भी तो परछाई की तरह उनके पीछे पीछे लगी रहती थी, छेड़छाड़ किया करती थी। न जाने उनके मन में मेरी ओर से क्या क्या भावनाएं उठी हूँ। पुरुषों में बड़ा अवगुण है, हास्य और विनोद की कुवृत्तियों से अलग नहीं रह सकते। इसका पवित्र आनंद उठाना उन्हें आता ही नहीं। स्त्री जरा हंसकर बोली, उन्होंने समझा कि मुझ पर लट्टू हो गई। उन्हें जरा सी उंगली पकड़ने को मिल जाए तो पहुंचा पकड़ते देर नहीं लगती।
अगर ज्ञान शंकर यहाँ आने पर तैयार हो गए तो मैं उन्हें यहीं रखूँगी। यहीं से वह इलाके का प्रबंध करेंगे। जब कोई विशेष काम होगा तो शहर जाएंगे, वहाँ भी मैं उनसे दूर दूर रहूँगी। भूल कर भी घर में ना बुलाऊँगी। नहीं, अब उन्हें इतनी धृष्टता का साहस ही न होगा। बेचारा कितना लज्जित था, मेरे सामने ताक ना सकता था। स्टेशन पर मुझे विदा करने आया, मगर दूर बैठा रहा, जबान तक न खोली। गायत्री इन्हीं विचारों में मग्न थी कि एक चपरासी ने आज की डाक उसके सामने रख दी। डाकघर यहाँ से 3 कोस था। प्रतिदिन एक बेगार डाक लेने जाया करता था। गायत्री ने पूछा, वह आदमी कहाँ है? क्यों रे, अपनी मजूरी पा गया? बेगार हाँ सरकार, पा गया। गायत्री, कम तो नहीं है? बेगार, नहीं सरकार, खूब खाने को मिल गया। गायत्री, कल तुम जाओगे कि दूसरा आदमी ठीक किया जाए? बेगार, सरकार मैं तो हाजिर हूँ, दूसरा क्यों जाएगा? गायत्री चिट्ठियाँ खोलने लगी। अधिकांश चिट्ठियाँ सुगंधित तेल और अन्य औषधियों के विज्ञापन की थी। गायत्री ने उन्हें उठाकर रद्दी की टोकरी में डाल दिया। एक पत्र राय कमलाचंद का था। इसे उन्होंने बड़ी उत्सुकता से खोला और पढ़ते ही आंखें आनंदपूर्ण गर्व से चमक उठी। मुखमंडल नव पुष्प के समान खिल गया। उसने तुरंत वह पैकेट खोला जिसे वह अब तक किसी औषधालय का सूची पत्र समझ रही थी। पूर्व पृष्ठ खोलते ही उसे अपना चित्र दिखाई दिया। पहले लेख का शीर्षक था गायत्री देवी। लेखक का नाम था ज्ञान शंकर BA। गायत्री अंग्रेजी कम जानती थी, लेकिन स्वाभाविक बुद्धिमत्ता से वह साधारण पुस्तकों का आशय समझ लेती थी। उसने बड़ी उत्सुकता से लेख को पढ़ना शुरू किया। यद्यपि 20 पृष्ठों से कम न थे, पर उसे आधा ही घंटे में सारा लेख समाप्त कर दिया और तब गौरवोन्मत्त हो नेत्रों से इधर उधर देखकर एक लंबी सांस ली। ऐसा आनंद का उन्माद उसे अपने जीवन में शायद ही प्राप्त हुआ हो। उनका मान प्रेमी इतना उल्लसित न हुआ था। ज्ञान शंकर ने गायत्री के चरित्र और उनके सद्गुणों के सत्कार्यों की इतनी कुशलता से उल्लेख किया था कि सत्य की जगह लेख में ऐसे ऐतिहासिक गंभीरता का रंग आ गया था, इसमें संदेह नहीं। एक एक शब्द से श्रद्धा टपकती थी, किंतु वाचक को ये विवेकहीन प्रशंसा नहीं, ऐतिहासिक उदारता प्रतीत होती थी। इस शैली पर वाक्य नैपुण्य सोने में सुगंध हो गया। गायत्री बार बार आईने में अपना स्वरूप देखती। उसके हृदय में एक असीम उत्साह प्रवाहित हो रहा था, मानो वह विमान पर बैठी हुई स्वर्ग को जा रही हो। उसकी धमनियों में रक्त की जगह उच्च भावों का संचार होता हुआ जान पड़ता था। इस समय उसके द्वार पर भिक्षुओं की एक सेना भी होती तो निहाल हो जाती। कानून गो साहब अगर आ जाते तो 500 के बदले 5000 ले भागते। पंडित लेखराज का तखमीना दूना भी होता तो स्वीकार कर लिया जाता। उसने कई दिन से यहाँ कारिंदे से बात न की थी, उससे रूठी हुई थी। इस समय उसे अपराधियों की भांति खड़ा देख प्रसन्नमुख होकर बोली, कहिए मुंशी जी, आजकल तो कच्चे घड़े की खूब झनती होगी। मुंशी जी धीरे धीरे सामने आकर बोले, हुजूर, जनेऊ की सौगंध जब से सरकार ने मना कर दिया, मैंने सूरत तक न देखी। ये कहते हुए उन्होंने अपने साहित्य प्रेम का परिचय देने के लिए पत्रिका उठाई। पत्र के पन्ने उलटने लगे। अकस्मात गायत्री का चित्र देखकर उछल पड़े। बोले, सरकार, ये तो आपकी तस्वीर है, कैसे बनाया है? अब बोली, क्या कुछ सरकार का हाल भी लिखा है? गायत्री ने बेपरवाही से कहा, हाँ, तस्वीर है तो हाल क्यों न लिखा होगा। कारिंदा दौड़ता हुआ बाहर आ गया। खबर सुनाई। कई कारिंदे और चपरासी भोजन बना रहे थे। कोई भंग पीस रहा था, कोई गा रहा था। सबके सब आकर तस्वीर पर टूट पड़े। छीना झपटी होने लगी। पत्रिका के कई पन्ने फट गए। गायत्री किसी को अपनी किताबें छूने नहीं देती थी, पर इस समय जरा भी न बोली। एक मुँह लगे चपरासी से कहा, सरकार, कुछ हम लोगों को भी सुना दे। गायत्री, ये मुझसे न होगा, सारा पोथा भरा है, कहाँ तक सुनाऊंगी? 2-4 दिन में इसका अनुवाद हिंदी पत्र में छप जाएगा, तब पढ़ लेना। लेकिन जब आदमियों ने एक स्वर होकर आग्रह करना शुरू किया तो गायत्री विवश हो गई। इधर उधर से कुछ अनुवाद करके सुनाया। यदि उसे अंग्रेजी की अच्छी योग्यता होती तो कदाचित वह
अक्षरशः सुनाती। एक कारिंदे ने कहा, पत्र वालों को न जाने ये सब हाल कैसे मिल जाते हैं। दूसरे कारिंदे ने कहा, उनके गोइंदे सब जगह विचरते रहते हैं, कहीं कोई बात हो चट उनके पास पहुंच जाती है। गायत्री को इन बातों से असीम आनंद आ रहा था। प्रातःकाल उसने ज्ञान शंकर को एक विनयपूर्ण पत्र लिखा। इस लेख की चर्चा न करके केवल अपनी विडंबनाओं का वृतांत लिखा और साग्रह निवेदन किया कि आप अगर आकर मेरे इलाके का प्रबंध अपने हाथ में ले लें, इस डूबती हुई नौका को पार लगाएं। उसका मनोमालिन्य मिट गया था। खुशामद अभिमान का सिर नीचा कर देती है। गायत्री अभिमान की पुतली थी। ज्ञान शंकर ने अपने श्रद्धावास से उसे वशीभूत कर लिया था। तो ये था आज का भाग। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट भी करें तथा अपने मित्रों में शेयर करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।